नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा कह सकते हैं कि इस मुद्दे के बिना कोई भी व्यक्ति या बहुजन समाज का व्यक्ति परे नहीं हो सकता। इस पे जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे किसी प्रशासन व्यवस्था में हो, कहीं ना कहीं ये जाति एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ सकती। एक ऐसी छत्तीसगढ़ के जबलपुर में एक बहुत ही भयानक घटना हमारे सामने आई, जिसमें एक भागवत देवागन नाम के विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या कोई आम आत्महत्या नहीं थी। इस पे सवर्णों का, मनुवादी लोगों का इस कदर टॉर्चर था, और वो बच्चा इस कदर मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ, जाति उत्पीड़न का शिकार हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। ये सिर्फ भागवत की कहानी नहीं है। रोहित वेमुल्ला हो, प्रियंका तन्वी हो और योगिता वर्मा हो, लगातार ऐसे बहुजन समाज के उभरते बच्चे जिनको ऐसे जातिगत स्तर पे भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, या तो जिनको मार दिया जाता है या जिनको मजबूर कर दिया जाता है, एक ऐसे ही हम मुद्दे पे हम बात कर। आज हमारे साथ है लेडी हार्डिन हॉस्पिटल के डॉक्टर सोनू, जिनसे हम जातिगत भेदभाव पे बात करेंगे। किस कदर जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है, क्या पढ़े लिखे समाज में बदलाव आ रहा है, क्या जाति व्यवस्था खत्म होने के बजाय बढ़ रही है या बढ़ने के बजाय खत्म हो रही है। तो डॉक्टर सोनू जी, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया निधि जी। देखिए, ये जो हत्या है डॉक्टर साहब की, जबलपुर के जो नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज से एक संस्थानिक हत्या है। इसमें क्या किया गया, अभी जैसे आर्थो इन्होंने उठाया था। आर्थो एक बहुत ही टफेस्ट ब्रांच होती है मेडिकल की, अच्छी रैंक रहती है तभी मिलता है। अभी ये जस्ट छत्तीसगढ़ से जबलपुर आए थे 1 महीने की छुट्टी पे। चूँकि फर्स्ट ईयर में कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती, एक डॉक्टर 32 से 34 घंटे लगातार काम करता है, तो उसे 6 घंटे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। पूरे भारत की समस्या है। दिल्ली तो बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, ये सब जगह की समस्या, लगातार 32 घंटे काम किया जा करता है, तो उसके मेंटल प्रेशर बढ़ता जाता है। दूसरा, वो घर से वापस आए थे, तो मुझे नहीं लगता कॉलेज से छुट्टी मिली होगी। तो जो सीनियर हैं 100% रैगिंग किए होंगे, और उनकी कंप्लेन भी है इस बात पे कि मेरी रैगिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो परिवार को भी इसमें एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि एक कग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें बिना वारंट के जो भी शामिल हैं डॉक्टर जिन्होंने उसकी रैगिंग की है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन यह मामला केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का नहीं है। भारत में आप देखेंगी जितने भी मेडिकल कॉलेज है, सभी जगह डॉक्टर प्राय फर्स्ट ईयर में है तो 32 से 34 घंटा काम करता है। अब 32 से 34 घंटा जो काम करेगा, मेंटल प्रेशर उस पर बढ़ता जाएगा। कोई बैठ करके भी 32 घंटा एक जगह नहीं रह सकता, लेकिन उसे लगातार काम करना रहता है। चूँकि फर्स्ट ईयर का होता है, तो सेकंड ईयर में थोड़ा सा कम होता है। तो जब तक ये टाइम का फिक्सेशन नहीं होगा, ऐसी संस्थानिक हत्या चलती रही। और दूसरा, जाति का मैटर तो इसमें आता ही आता है। जैसे जितने भी टीचर हैं, ज़्यादातर प्रोफेसर आपको किससे मिलेंगे, मनुवादी प्रोफेसर मिलेंगे। वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं, कोई रोस्टर नहीं बनता। पुलिस से कहे, यदि वहाँ पे कोई रोस्टर मांगा जाए कि फर्स्ट ईयर का जो रोस्टर था, कितने घंटे आपके यहाँ जेआर काम कर रहे थे फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, तो हो सकता है कॉलेज प्रशासन उपलब्ध ना करा पाए। तो इसमें कॉलेज पर, इसीलिए मैंने पहला ही वर्ड कहा, ये एक सांस्थानिक हत्या है। और ऐसी हत्याएं आपको लगातार देखने को मिल रही हैं। वो यूपी के कई मेडिकल कॉलेज में मिला है, इवन दिल्ली के एम्स में भी मिला होगा। और बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पे पिछले साल पीजीआई रोहतक की घटना थी, जहां पे डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं। तो प्रेशर, एक मानसिक तनाव बढ़ रहा है, और जो अप्रेस्ड क्लास से हैं उनसे मानसिक तनाव के साथ साथ जातीय उत्पीड़न भी सहना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या रही। जिस तरीके से देवागन, भागवत देवागन जी मेडिकल छात्र थे, आपको लगता है कि मेडिकल छात्र हो या ब्यूरोक्रेसी जॉब हो, वाइट कॉलर्स की जितनी भी जॉब हैं, उसमें अगर बहुजन समाज का कोई बच्चा अच्छा वर्क करता है, उसके ऊपर प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन जातिगत जो व्यवस्था में बैठे जो लोग हैं, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे सीनियर्स हों, उनका दबदबा भी उतना ही कायम है। जी बिल्कुल। देखिए, जातिगत शोषण तो हर जगह रहा है। हाथरस की घटना पे आपने खुलेआम देखा जातिगत शोषण हो रहा था। पायल तड़वी का केस आपने देखा, उसमें भी वही समस्या थी। यहाँ भी भागवत देवागन के लिए इस चीज़ से मना नहीं किया जा सकता है कि उनका जातीय उत्पीड़न न रहा हो, क्योंकि उनका कोई बिग बॉस नहीं होता। जैसे कोई और बच्चा जाता है जिसके घर के लोग बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट है, या चाहे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो उसको पास एक बिग बॉस होता है जिससे उसको हेल्प मिल जाती है। लेकिन हमारे बीच क्या है, ये पहली जनरेशन है जो बड़े मुश्किल से मेडिकल कॉलेजों में पहुंची है, तो उसके पास ना तो कोई बिग बॉस होता है, ना कोई ऐसा सेल बनाया है कॉलेजों में जहां पे जाकर के वो अपनी शिकायत कर सके और उसका नाम न लिया जाए।
तो ऐसा कोई गुपचुप सेल नहीं बनाया गया है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे भारत में एक एंटी सुसाइडल सेल बनाया जाए या SC ST उत्पीड़न सेल बनाया जाए, जिसमें वो लोग शिकायत करें और उनका नाम न शो किया जाए। जैसे यदि प्रोफेसर को पता चल गया इन्होंने शिकायत किया है तो उसकी सप्ली तय हो जाती है, उसे 6-7 महीने लेट कर दिया जाएगा, फिर दोबारा सप्ली लगी तो साल भर का लेट हो जाता है। जैसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे जिसमें स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को पास नहीं किया जाता है। तो तमाम तरीके से शोषण होता है। तो ये भी जो एक घटना थी, तो मैं इससे इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो घर से आए हैं 1 महीने बाद, और फर्स्ट ईयर में कभी भी छुट्टी 1 से 1.5 महीने की लोग नहीं देते हैं। और जहाँ 32 से 34 घंटे काम करना रहता है, तो सेकेंड ईयर के जो उनके सीनियर रहे होंगे, इमीडिएट सीनियर, हो सकता है इसमें शामिल हो, रैगिंग किया हो, जैसा उन्होंने पहले घर पे अपने बताया हुआ था। तो परिवार को सबसे पहले उनके साथ खड़े होकर के FIR दर्ज जरूर करानी चाहिए, ताकि कम से कम जांच हो और जो कल्प्रिट हो, जो दोषी हो, उसे सजा मिले, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो जो पूरे भारत में हो रही हैं। बात सिर्फ बहुजन समाज की नहीं है, किसी भी समाज के लड़के की डेथ ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो MBBS करता है पहले कई साल, उसके बाद PG में जाता है, बड़े मुश्किल से PG में जगह मिलती, फिर वहाँ सुसाइड करता है, तो कई पीढ़ियाँ उसकी चली जाती हैं। सर, ये सिर्फ सवाल सिर्फ भागवत देवागन विद्यार्थी का नहीं है, इसमें न जाने सफ़र बहुत लोग करते हैं, चाहे रोहित वेमुल्ला हो और न जाने ऐसे तमाम बहुजन जो आइकॉन्स बच्चे बनने वाले हैं फ्यूचर में, उनको इस तरीके से दबाया और प्रताड़ित किया जाता है। इसके साथ ही अभी हमारे सामने घटना आती है कि एक डॉक्टर जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं महामारी के संकट में। आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो इकोनॉमी आधार पे भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे हैं कि किस कदर उन्होंने सुसाइड की। 6 महीने की बच्ची के लिए पैसे तक नहीं है, सोचिए दूध के लिए। क्या आपको लगता है कि पूरी जाति व्यवस्था, ये सब जो जाल फैलाया हुआ है, इसमें सरकार का उतना ही रोल है? देखिए, डॉक्टर क्या है, एक बहुत ही नोबेल प्रोफेशन है, लेकिन इसमें क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे तैनात थे। कॉन्ट्रैक्ट की समस्या चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे झारखंड की, छत्तीसगढ़, सभी जगह की यह समस्या है। जब डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन करता है तो उसे 6 से 7 महीने तक सैलरी नहीं मिलता है। अब इस कोविड के टाइम में यदि किसी को 6 से 7 महीने सैलरी नहीं मिल रही है तो कैसे रहेगा? हर जगह इनकम का दूसरा सोर्स है ही नहीं उनके पास, जो मिलना है काले से, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दिखाता, बार बार मांग करते हैं। आप हिंदू राव का केस ले लीजिए, बहुत दूर मत जाइए। यहाँ क्या है, 4 महीने से अभी तक डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिली है। तो 4 महीने से जब डॉक्टर को सैलरी नहीं मिलेगी, और दिल्ली में रहना कितना कठिन काम है, 15 से 20 हज़ार रुपया किराया है, वो डॉक्टर किराया कहाँ से देगा? और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये बीजेपी के अंडर में है। बीजेपी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए MCD की, और सैलरी तुरंत देनी चाहिए। डॉक्टर संडे से जा रहे हैं हड़ताल पर, वहाँ से आप मरीज तो शिफ्ट कर लेंगे, दिल्ली सरकार ने शिफ्ट कर लिया है, लेकिन जो अन्य मरीज आते थे, जो वहाँ पे उपचार लेते, तो वो कहाँ जाएंगे? तो डॉक्टरों को मेरा मानना है कि जल्द से जल्द सैलरी देना चाहिए। बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। सोचिए, जब आज़ादी, जब संविधान नहीं रहा होगा तो कितना शोषण होता होगा, काम करने के घंटे नहीं रहे होंगे तो कितने शोषण होते होंगे। इस समय तो हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से हमारे पास आ जा रहा है मैसेज की ऐसी प्रथाएं चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अब 32 घंटे काम करने का मतलब क्या है? गुलामों वाला काम। और फर्स्ट ईयर में पूरे भारत में एक रूल बनना चाहिए, नहीं तो ऐसी संस्थानिक हत्याएं होती रहेंगी। आपसे मैं आज भी कह रहा हूँ, आगे भी बहुत ज़्यादा होती रहेंगी और बढ़ती जाएंगी। 32 से 34 घंटे काम करना ये अंग्रेज़ों के समय का था, तो वही आज भी चल रहा है कि प्रथम वर्ष के बच्चों को जो PG में रहते हैं 32 से 34 घंटे काम कराया जाता है, नहीं करते हैं मारा जाता है, रैगिंग लिया जाता है, परेशान किया जाता है। तो बच्चे क्या है, अपने गार्जियन से शेयर करें। सुसाइड तो कभी करना ही नहीं चाहिए, और इसके खिलाफ बाकायदे FIR होनी चाहिए। यदि बच्चा जिंदा है उस समय FIR हो गया, तब भी जो डॉक्टर रैगिंग लेता है उसे जेल जाना पड़ेगा, किसी वजह से साबित हो जाए। और सबको इसके खिलाफ आना चाहिए, साथ में बोलना चाहिए डॉक्टरों के पक्ष में। तो बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं अभी भी। डॉक्टर सोनू, आप खुद एक प्रोफेशन में हैं, जिस तरीके से आपको पता होगा एक पावर पोजीशन का क्या ओहदा होता है, कि ग्रामीण पंचायत नेता की, तमिलनाडु के एक ऐसे इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं जिसमें वो नेता होने के बाद उनको ज़मीनी स्तर पे बिठाया जाता है। और मतलब आप सोचिए कि एक पावर पोजीशन में भी आप, तो आपको शूद्र हैं और किसी बहुजन कैटेगरी से आते हैं तो आपको उसी नज़रों से देखा जाएगा। मतलब जाति आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ती है। जी बिल्कुल, देखिए, ये जो मनुवादी मानसिकता है अभी भी त्याग नहीं पा रहे हैं। बहुत पहले से ही सिस्टम आ रहा था कि आप यदि वहाँ से कोई अपर कास्ट का व्यक्ति गुजरता है तो आप अपने तख्त पे बैठ नहीं सकते, आपको खड़ा होना पड़ता था। आज भी वो लोग वही सिस्टम चाह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था अभी चलती रहे। तमिलनाडु जैसे शहरों में तो बहुत जगह ये व्यवस्था अभी भी मेंटेन है। तमाम चीज़ें सुनेंगे जो आपको मिलेगा, वहाँ पे जातिगत मैटर इतना ज़्यादा है कि आप एक स्कूल में नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को। यदि तो वो साथ में कहाँ से बैठने देंगे? यदि दलित का बच्चा है, ST का बच्चा है, तो जो केंद्रीय
केंद्रीय विद्यालय है, मैं केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे साथ में आप वहाँ तो पढ़ लेंगे, लेकिन तब भी वहाँ पे इतना तनाव रहता है कि अलग अलग बच्चे बैठते हैं। अब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस वहाँ पे, हमारे बहुत काफ़ी दोस्त हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में देखेंगे जाति के अनुसार सवर्ण वाले लोग पढ़ते हैं वहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, और बैकवर्ड SC ST जो होते हैं आपको सीधे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। और ये सरकार क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट कॉलेजों को भी प्राइवेट कर रही है, निजीकरण कर रही है। यही निजीकरण की घटना की वजह से जो हमारे डॉक्टर साहब थे जो 6 महीने तक जॉब किए, उन्हें सैलरी नहीं मिली, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, बच्चे को दूध पिलाने भर का पैसा नहीं था, उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो ऐसे केसेस बहुत आएंगे। इसी तरह से निजीकरण बढ़ता रहा तो हम लोग तो हमेशा निजीकरण के खिलाफ रहे हैं। हमें से समाजीकरण चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, और सरकार टैक्स लेती है तो देने में क्या दिक्कत है। और ये संविधान में हमारे प्रावधान है कि सामाजिक न्याय जो है वो युद्ध स्तर पर लागू होना चाहिए, सभी के लिए लागू होना चाहिए, ताकि हमारे लोग भी एक दूसरे के बराबर आ सके। और जब तक बराबर नहीं आएंगे तब तक विकास संभव नहीं है, क्योंकि भारत का एक एक व्यक्ति जब तक विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जिन्होंने पहले से हमारा शोषण किया है वो कुछ लोग उसमें भी प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन सभी लोग नहीं हैं, वो उसी मानसिकता के हैं, और उसी तरह से आज भी हम लोगों को देख रहे हैं। इसी वजह से उन्हें बैठने नहीं दिया गया। वो अपमानित करके गर्व महसूस करते हैं कि हमने वहाँ पर उसको बैठाया था, जैसे वो लोग पहले रहते थे उसी तरह रहते थे। इसलिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी इन सभी घटनाओं के खिलाफ। मतलब आपका सीधे सीधे तौर पे कहना है कि बहुजन समाज को अन्याय के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ लगातार आवाजें उठानी पड़ेंगी। देखिए बिल्कुल 2 शब्द अभी हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक सोशल जस्टिस जिसे सामाजिक न्याय कहते हैं, दूसरा जेंडर जस्टिस। महिलाओं की जो सहभागिता है 50% होनी चाहिए देश में। आप उठाकर देखेंगे कहीं से विधानसभा से लेकर लोकसभा में 50% नहीं है। तो इन सभी मुद्दों को उठाना पड़ेगा। और शोषण तो हो ही रहा है, सदियों से हो रहा है। आज भी 32 घंटा कोई काम कर रहे थे, बहुत बड़ा शोषण है। ठीक है, तो बोलना पड़ेगा इसके खिलाफ। तो ये थे हमारे साथ लेडी हार्डिन के डॉक्टर सोनू। इनका कहना है कि जाति व्यवस्था, भले ही आप शहर की तरफ देखें या गांव की तरफ देखें, जाति व्यवस्था की परिभाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। इसके लिए बहुजन समाज को लगातार आवाज़ें उठानी पड़ेंगी, और सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने राइट्स मालूम होने चाहिए, और राइट्स तब मालूम होंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए राइट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे सरकार और प्रशासन व्यवस्था में बैठे मनुवाद लोग लगातार हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तब आप सड़कों पे आएंगे? अरे सीधे सीधे तौर से निजीकरण ही आरक्षण खत्म किया जा रहा है। निजीकरण का मतलब ही आरक्षण खत्म करना है। आप सरकार के खिलाफ सवाल उठाइए, क्योंकि आप जब तक बोलेंगे नहीं, आपके लगातार इस तरीके से आपको अपराध बोध कराते रहेंगे, और आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से न जाने किस किस समस्याओं का उत्पीड़न होंगे, शिकार होंगे। इसलिए आपको अपनी आवाज़ को ताकत बनाना होगा, और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके आप बेस पे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको बहुजन समाज से मैं कहना चाहूँगी कि मानसिक रूप से आप स्ट्रांग बनिए, क्योंकि हमारा समाज शारीरिक रूप से तो मेहनती है ही, लेकिन आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो ऐसे जिस तरीके से आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद को टक्कर देने का समय है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।